हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम उत्सर्जन तंत्र पढ़ने जा रहे हैं। ये पाठ 2 का अगला टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पाचन तंत्र के बारे में समझाया था। तो अब इस चैप्टर में आपका हृदय हो चुका है, पाचन तंत्र हो चुका है, उत्सर्जन तंत्र श्वसन तंत्र हो चुका है। 3 तंत्र आपके हो चुके हैं। अब चौथा तंत्र आपके शरीर का है, वो है उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकालना। यानी कि अब मानव के उत्सर्जन की बात करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन कोशिकाओं के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के जैविक क्रियाएं होती हैं, उन जैविक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप कुछ अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। और उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो व्यवस्था होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। और इस उत्सर्जन की प्रक्रिया में बहुत सारे अंग भाग लेते हैं। तो इन सभी अंगों को मिलाकर हम ये जो तंत्र, ये जो व्यवस्था बनती है, इस व्यवस्था को ही क्या बोलेंगे हम? उत्सर्जन तंत्र। तो मैं उत्सर्जन तंत्र की परिभाषा को यहाँ पर लिख रहा हूँ, नोट करेंगे। हमारे शरीर की कोशिकाओं, हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा विभिन्न जैविक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप, विभिन्न जैविक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। आपके शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाएं अनेकों जैविक क्रियाएं करती हैं और उन जैविक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप कुछ अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। और उन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम? उत्सर्जन बोलेंगे। उत्सर्जन तंत्र क्या है? इस व्यवस्था में शरीर के कई अंग मिलकर एक सामंजस्य के तहत कार्य करते हैं, जिसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब देखो, यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र की परिभाषा मैंने आपको बता दी है। अब उत्सर्जन करने के लिए आपके शरीर के अंदर बहुत से अंग हैं जो विभिन्न पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर ध्यान दिला देता हूँ। देखो, उत्सर्जन करने वाले अंग कौन कौन से हो सकते हैं? उत्सर्जन किया जाता है आपकी त्वचा के द्वारा, उत्सर्जन किया जाता है आपके फेफड़ों के द्वारा, उत्सर्जन किया जाता है आपके लीवर के द्वारा, और उत्सर्जन किया जाता है आपके वृक्कों के द्वारा। ये सभी अंग उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेते हैं और इनका सबका एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत ही ये अपने अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। जैसे त्वचा है, पसीने के रूप में पदार्थों को बाहर निकालेगी। फेफड़े CO2 गैस को शरीर से बाहर निकालेंगे। लीवर यानी कि यकृत जो होता है, वो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन नामक जो टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, जहरीले पदार्थ होते हैं, उनको मल के द्वारा शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। और वृक्क जो होता है वो तरल अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। और तरल अपशिष्ट पदार्थ कौन से होते हैं? नाइट्रोजनी तरल अपशिष्ट पदार्थ।
जो मोस्टली पदार्थ किसके बने होते हैं? नाइट्रोजन से बने होते हैं। नाइट्रोजनी तरल अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं, इसके बारे में हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हमारे शरीर में जो उत्सर्जन की प्रक्रिया है उसमें भाग लेने वाले अलग अलग अंग हैं, वो अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार उत्सर्जन का कार्य करते हैं। तो यहाँ उत्सर्जन तंत्र में मुख्य रूप से हम पढ़ने वाले हैं वृक्क के बारे में। तो हमारे शरीर का जो प्रमुख उत्सर्जी अंग माना गया है, आप लोगों के शरीर का जो प्रमुख उत्सर्जी अंग माना गया है वो कौन सा है? वृक्क। हमारे शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क होता है। वृक्क जिसको आप क्या बोलते हैं? किडनी। और ये वृक्क जो होता है ये कैसे अपशिष्टों को? तरल अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है। कैसे पदार्थों का उत्सर्जन करता है? तरल अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है। अब देखो, जो ये तरल अपशिष्ट है, ये तरल अपशिष्ट जो वृक्क के द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं ये नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं। तरल अपशिष्ट जो वृक्क के द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं वो नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं। और उत्सर्जन तंत्र की प्रक्रिया के द्वारा कौन कौन से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है? तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को। नाइट्रोजनी अपशिष्ट, नाइट्रोजनी तरल अपशिष्ट लिख देते हैं। अपशिष्ट निम्न हैं। देखो, और प्रकृति के अंदर बहुत सारे जीव हैं, केवल मनुष्य की बात की नहीं कर रहे हैं। अब इन सभी जीवों में ये जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। मानव में भी होते हैं और मनुष्य के अलावा पशु पक्षी जो भी प्राणी हैं, जैसे जल में पाए जाने प्राणी हैं, वायु में पाए जाने वाला प्राणी है, थल पर पाए जाने वाले प्राणी हैं, इन सभी प्राणियों के अंदर जो नाइट्रोजनी तरल अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की सभी प्राणियों में व्यवस्थाएं जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। और ये कौन कौन से नाइट्रोजनी पदार्थ हो सकते हैं, ये कितने प्रकार के हैं, ये मुख्य रूप से कितने प्रकार में बांटा गया है? मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। नाइट्रोजनी अपशिष्ट कितने प्रकार के हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार के। अब 3 प्रकार के में सबसे पहला जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट है वो कौन सा माना गया है? अमोनिया। अमोनिया के बारे में बात करते हैं हम कि अमोनिया जो है वो किन प्राणियों द्वारा अपशिष्ट पदार्थ के रूप में त्यागा जाता है। ठीक है, तो देखो, अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया अमोनोत्सर्ग कहलाती है। क्या कहलाती है? अमोनोत्सर्ग। अब इस प्रक्रिया को, ये जो अमोनिया के उत्सर्जन की जो प्रक्रिया है ये किन किन प्राणियों के द्वारा की जाती है, यानी कि कौन से ऐसे प्राणी हैं जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं? तो देखो, जैसे अस्थिल मछली जो जल में पाई जाती है, अस्थिल मछली जिनमें क्या पाई जाएंगी? अस्थियां। उभयचर, उभयचर कौन होंगे? जो जल और थल पर रह सकते हैं। वे
कुछ व कुछ जलीय कीट अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अब देखो इन प्राणियों, ये जो मोस्टली प्राणी है ये कहाँ पर है, पानी के अंदर पाए जाते हैं ना। तो देखो अमोनिया को अगर शरीर से बाहर निकालना है तो अमोनिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए हमको अमोनिया का उत्सर्जन करने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। अमोनिया को अगर शरीर से बाहर निकालना है तो आपको पड़ेगी अधिक जल की आवश्यकता, और अधिक जल की आवश्यकता है इसलिए अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले प्राणी कहाँ पाए जाते हैं, जल के अंदर ही पाए जाते हैं। ये उभयचर लिखा हुआ है, उभयचर, ठीक है ना। तो अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अमोनियोत्सर्ग। और अमोनियोत्सर्ग करने वाले यानी कि अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले प्राणी कौन कौन से हो गए, अस्थिल मछली, कुछ उभयचर, कुछ जलीय कीट। और इनकी अमोनिया के उत्सर्जन की शर्त क्या है, इसको अगर आपको शरीर से बाहर निकालना है तो आपको अधिक पानी की आवश्यकता पड़ेगी, और अधिक पानी की आवश्यकता पड़ेगी। अगर ये सामान्य प्राणियों में होता है तो शरीर के अंदर जल की कमी आ जाती। इसलिए ये अमोनियोत्सर्ग की जो प्रक्रिया है वो ऐसे प्राणियों में पाई जाती है जो जल के अंदर ही उपस्थित होते हैं। तो ये सभी प्राणी जल के अंदर होते हैं जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अब दूसरा जो नाइट्रोजनी पदार्थ है वो क्या है, यूरिया। दूसरा जो नाइट्रोजनी पदार्थ होता है वो क्या है, यूरिया, ठीक है। तो देखो शरीर की कोशिकाओं, शरीर की कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित, कोशिकाओं द्वारा क्या उत्सर्जित, अमोनिया। हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो किसका उत्सर्जन करती है, अमोनिया का। इस अमोनिया को यकृत द्वारा यूरिया में परिवर्तित कर दिया जाता है। यकृत द्वारा यूरिया में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब अमोनिया निकली कोशिकांते तो, पर यकृत ने कै में बदल दी वो अमोनिया, यूरिया में। अब यूरिया में बदल दी ना, तो यूरिया का अब क्या करना है, उत्सर्जन करना है। अब इस यूरिया को किसके द्वारा उत्सर्जन करना है, वृक्कों द्वारा। इस यूरिया को वृक्कों द्वारा निस्पंदित कर, निस्पंदित का मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर, निस्पंदित कर बाहर निकाला जाता है। अतः यूरिया उत्सर्जन की प्रक्रिया, यूरिया उत्सर्जन की प्रक्रिया यूरियोटैलिक क्या कहलाएगी, यूरियोटैलिक या यूरिया उत्सर्जी। यूरियोटैलिक कहलाती है। अब ऐसा कौन कौन करते हैं, जैसे
स्तनधारी जीव। स्तनधारी जीव कौन है? आप लोग स्वयं। स्तनधारी जीव होते हैं कुछ, और कुछ समुद्री मछली। तो दूसरा नाइट्रोजनी पदार्थ कौन सा हो गया? यूरिया। पहला नाइट्रोजनी पदार्थ कौन सा था? अमोनिया। अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या कहलाई? अमोनियोत्सर्ग। इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक अंग्रेजी का शब्द है ये, अमोनोटेलिक। और इसका उदाहरण क्या है? अस्थिल मछली, उभयचर और कुछ जलीय जीव। और इसकी शर्त क्या है? इसको अगर शरीर से बाहर निकालना है तो आपको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। और यूरिया दूसरा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, आपके शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन करती हैं, लेकिन जो आपका यकृत है वो यकृत इस अमोनिया को किस में बदल देता है? यूरिया में। आपका यकृत अमोनिया को किस में बदल देता है? यूरिया में। अब इस यूरिया को आपको शरीर से बाहर निकालना है। यूरिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए आपकी शरीर के अंदर कौन सा अंग उपस्थित है? वृक्क। और वृक्कों के अंदर निस्पंदन की क्रिया होती है, जिसके द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। और यूरिया के उत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो यूरियो उत्सर्जी या यूरियोटेलिक कहलाती है। और ऐसा करने वाले जो प्राणी हैं वो कौन से हैं? स्तनधारी। स्तनधारियों में आप लोग स्वयं आते हो, और पशु आते हैं, यानी कि उच्च विकसित जो प्राणी होते हैं वो सब यूरियोटेलिक में आते हैं। ठीक है ना? तो आप लोगों के अंदर जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है वो प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है बच्चों? वृक्क। अब तीसरा जो पदार्थ है नाइट्रोजनी वो क्या है? यूरिक अम्ल। तीसरा नाइट्रोजनी पदार्थ क्या है? यूरिक अम्ल। अब ये जो यूरिक अम्ल होता है, देखो शरीर की कोशिकाओं के द्वारा तो अमोनिया का निर्माण होगा। शरीर में से जो कोशिकाएं होंगी वो निर्माण तो किसका करेंगी? अमोनिया का। अब इस अमोनिया को अगर यूरिक अम्ल में परिवर्तित करके कर दिया जाए तो अब इस यूरिक अम्ल को बाहर निकालना पड़ेगा। शरीर में निर्मित अमोनिया को यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर किसका निर्माण होगा? यूरिक अम्ल का। यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। यूरिक अम्ल में इसको परिवर्तित कर दिया जाता है तो किसका निर्माण हो गया? यूरिक अम्ल का। अब इस यूरिक अम्ल को शरीर से बाहर निकालना है। यूरिक अम्ल को उत्सर्जित करने के यूरिक अम्ल को उत्सर्जित करने के लिए यूरिक अम्ल को उत्सर्जित करने के लिए कम जल, यानी कि बहुत कम जल की आवश्यकता आप इन सभी को नोट कर लें। और नोट करने के बाद अब हम देखते हैं उत्सर्जन की प्रक्रिया। अब उत्सर्जन को समझते हैं आगे चल के। ठीक है,
देखो तो मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है, उस उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, इसके लिए आपको मैं पहले मानव उत्सर्जन तंत्र का यहाँ पर एक चित्र बना देता हूँ भाई साहब। ठीक है, तो उत्सर्जन तंत्र के चित्र में आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे कि प्रमुख अंग तो आपको पता ही है, किडनी है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से सीधे सीधे, और 3 जो डंडे होते हैं वो खींचने हैं। सीधे सीधे आपको कितने डंडे खींचने हैं? 3। 2 और ये तीसरा। ठीक है, ये 3 डंडे आपने खींच दिए। यहाँ पे आप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना दो, जैसे ये ट्यूब सी लगती हो। इस ट्यूब में ठीक है, आगे ध्यान से देखो। अब आपको यहाँ से देखो, मैं कहाँ से ले रहा हूँ, यहाँ से आउटलाइन बना के ले जा रहा हूँ मैं। ठीक है ना, आउटलाइन बना के लाओ इस तरह से, ये आउटलाइन आ गई। ठीक है, इस तरह से समझ आ रहा है सबको। और इस आउटलाइन को आप यहाँ निकाल लाओ। आगे ठीक है ना, ये आपकी एक किडनी आ गई। इसी तरह से आप यहाँ से लो, थोड़ा सा इसके सीध में, और सीध में यहाँ से थोड़ा सा नीचे, नीचे की साइड में, और नीचे की साइड में लेकर किडनी बना दो। और इस तरह से इससे ये नली निकाल दो। ये आपकी किडनी बन गई। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे रख लेते हैं। इसको कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, इसको थोड़ा सा इस तरह से ले जाओ, यहाँ पे छोड़ दो, ऐसे ही इसको ले आओ,
इसको यहाँ पे छोड़ दो और इस डबल लाइन को भी साथ में ले जाओ। ये ठीक है, दोनों को यहाँ पे छोड़ दिया। अब यहाँ से एक लाइन लीजिए इस तरह से, और यहाँ से एक लाइन लीजिए इस तरह से। ये नीचे कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर, कॉनिकल शेप जैसी एक संरचना बना देती है नीचे। ये प्रकार की, इस प्रकार की संरचनाएं आपको लानी है। इसको और मैं गोल कर सकता हूँ। ज़्यादा कठिन चित्र नहीं है ये। अब यहाँ से इस तरह से मोड़िए और एक यहाँ से लाइन खींचती है, ठीक है, एक यहाँ पे खींचती नहीं है, थोड़ी सी टेढ़ी इस तरह से ये लाइन, ठीक है ना, और एक इस तरह से इस तरफ खींचते नहीं है। यहाँ से ट्यूब बना दो, ऐसी जैसी लगे ये खुल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये धमनी होती है, ये वाली धमनी होती हैं। इसको हमें पेंसिल से गहरा करना होगा। एक को गहरा कर दो और एक को आप ऐसे छोड़ दो। ठीक है। अब इनके नाम लिख देते हैं। जो वृक्क हैं आप इनको भी हल्का हल्का इस तरह से गहरा कर सकते हो पेंसिल से, दोनों वृक्कों को, ठीक है ना। दोनों वृक्कों को धीरे धीरे हल्का हल्का, इनको लाइट रखना पेंसिल से इस तरह से। अब इनके नाम लिखो। ये वृक्क सिरा, ठीक है ना। इसको रख दो आप बायां वृक्क, इसको लिख दो आप दायां वृक्क, ठीक है। और ये वृक्कीय धमनी होती है, एक धमनी होती है, एक सिरा होती है, इससे प्योर एक से इम्प्योर, यानी कि शुद्ध और अशुद्ध रखता हूँ मैं। और वृक्कन के ऊपर यहाँ कौन सी ग्रंथि होती है बताओ? अधिवृक्क, अधिवृक्क ग्रंथि। अब इसका नाम क्या होगा? मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी। इसका नाम क्या होगा? मूत्राशय, ठीक है ना। और ये क्या हो गया नीचे? मूत्र मार्ग। नीचे का क्या हो गया? मूत्र मार्ग। और ये मूत्राशय अवरोधनी, ठीक है। तो देखो ये आपका उत्सर्जन तंत्र की संरचना हो गई। अब उत्सर्जन तंत्र की इस संरचना को आप ध्यानपूर्वक अपने कॉपी में बना लेंगे। और यहाँ पर अब मैं
जो अंग भाग ले रहे हैं वो अंग कौन कौन से हैं बताओ। देखो अंग भाग लेते हैं वो कौन से हैं। एक तो कौन सा हो गया, वृक्क, दोनों वृक्क है क्या। और दूसरा कौन सा हो गया, दो मूत्रवाहिनी है। मूत्रवाहिनी कितने के, दो, और दो ही को के वृक्क मूत्रवाहिनी। मूत्राशय और नीचे वह मूत्र मार्ग। ये 4 भागों का वर्णन करना है आपको, ठीक है ना। तो मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचना में आपको चित्र को ध्यान से देखना है, और चित्र को ध्यान से देखने के बाद इसको बनाना है, और बनाने के बाद हम चित्र के अनुसार ही इसके विभिन्न भागों का क्या करने जा रहे हैं, वर्णन करने जा रहे हैं। अब देखो साहब, वृक्क जो होता है यह है मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग है, जो लगभग कितना, जो 75 से 80% तरल अपशिष्टों को उत्सर्जित करता है। मतलब तुम्हारे शरीर के अंदर 75% से लेके 80% तक के जो तरल अपशिष्ट हैं उनको बाहर निकालने का काम कौन करता है, वृक्क करता है। और साथ में दूसरा काम भी क्या करता है, शरीर में स्रावित होने वाले रसों पर नियंत्रण करता है। यानी कि ये तरल अपशिष्टों को निकालता है ब्लड में से छानकर, खून में से छानकर तरल अपशिष्ट पदार्थों को वृक्क बाहर निकालता है। तो इस खून के अंदर ही बहुत सारे आवश्यक पोषक पदार्थों के रस मिले रहते हैं, तो बिन रसन्ने सवन्ने बचावेगो, और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनने सवन्ने बाहर निकालेगो। जो वृक्क होते हैं, वृक्क सेम के बीज के आकार के गहरे भूरे रंग के एक जोड़ी उदर गुहा में, आपकी जो उदर गुहा है, उदर गुहा में पीठ की ओर रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। एक ही लाइन में मैंने या कि सारी चीज़ें ले ली हैं, संरचना ले ली है, रंग ले लियो है, कहाँ पर उपस्थित होता है। तो देखो वृक्क कैसे आकार के, सेम के बीज के आकार के, रंग कैसा, गहरे भूरे रंग का, एक जोड़ी, संख्या में कितने, एक जोड़ी उपस्थित कहाँ पर है, उदर गुहा में पीठ की ओर, उदर गुहा में पीठ की ओर। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसके दोनों ओर, ये जो रीढ़ की हड्डी होती है इसके दोनों ओर इस जगह पर स्थित होते हैं आपकी दोनों किडनियाँ, ठीक है ना। अब ये जो वृक्क होता है, वृक्क के मध्य में एक खांच होती है,
देखो ये इसका मध्य भाग है, यहाँ पर ही इसमें क्या है, एक खांच है, इसको मैं गहरा कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये वाला पार्ट आप गहरा कर सकते हो, जो वृक्कों को जोड़ रही है, किसके, धमनी और सिराओं के माध्यम से, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी रक्त की नलिकाएं वृक्क के अंदर प्रविष्ट होती हैं, इस वाले भाग में ही, ठीक है ना। तो ये इसका मध्य भाग हो गया, ये वाला भाग, और इसका ये वाला भाग कैसा हो गया, मध्य भाग। अब मध्य भाग में क्या है, एक खांच पाई जाती है, और ये जो खांच है, इस खांच का एक नाम है, जिसे क्या कहेंगे, जिसे हाइलम कहते हैं। वृक्क के बीच में जो खांच है, बात का कहें, हाइलम। मूत्र वाहिनी, रक्त वाहिनी, मूत्र वाहिनी या मूत्र नलिका कह सकते हैं, और रक्त वाहिनियाँ, ठीक है, तथा तंत्रिकाएं। हाइलम से वृक्क में प्रवेश करती हैं। हाइलम वाला भाग जो है ना, यहीं से प्रवेश करती हैं। हाइलम वाला भाग जो एक खांच का भाग है, उस खांच वाले भाग से ही मूत्र नलिकाएं, तंत्रिकाएं और रक्त वाहिनियाँ ये वृक्क के अंदर प्रवेश करती हैं। वृक्क के दो भाग होते हैं, इसके बाहरी भाग को बलकुट, बाहरी भाग को बलकुट तथा भीतरी भाग को मेडुला या मध्यांश। बाहरी भाग को तो बलकुट और भीतरी भाग को मेडुला या मध्यांश कहते हैं। इसमें अनेक उत्सर्जन की इकाई उपस्थित होती हैं, जिन्हें क्या बोलोगे, नेफ्रॉन। उत्सर्जन की इकाई होती है जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। तो ये बच्चों हो गई वृक्क की संरचना। ये देखो वृक्क की संरचना यहाँ पर इतनी ज़्यादा बड़ी मैंने इसलिए लिखाई है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में केवल मानव वृक्क की संरचना का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करो, यही पूछ लिया जाता है। कई बार ऐसा होता है मानव वृक्क की संरचना का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करो, ये पूछ लिया जाता है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर वृक्क की संरचना को इतने ठीक ढंग से लिखवाया है। तो आप अपने चित्र पर ध्यान दीजिए और चित्र को देखते हुए वृक्क की संरचना के बारे में नोट कीजिए। वृक्क की संरचना के बाद अब जो आपका नेक्स्ट अंग है, जो अगला अंग है, वो अगला अंग कौन सा हो जाएगा बच्चों, मूत्र वाहिनी। तो लिखेंगे ध्यान से, नोट करते रहना साथ में। दूसरा अगला अंग कौन सा है, मूत्र वाहिनी। लिखते रहना आप लोग।
मूत्र वाहिनी के बारे में लिखते हैं अब हम। वृक्कों द्वारा, देखो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक वृक्क से पेशियों से बनी एक नलिका रूपी संरचना निकलती है, जो वृक्क में से तरल अपशिष्ट पदार्थ, तरल अपशिष्ट पदार्थ को क्या बोलेंगे अब आप यहाँ पर? मूत्र, ठीक है ना। पदार्थ को एकत्रित कर मूत्राशय तक पहुंचाती हैं। मूत्र वाहिनियों का काम क्या हो गया? मूत्र को वृक्कों से इकट्ठा किया और वृक्कों से इकट्ठा करके इसे मूत्राशय तक पहुंचा देना है, ठीक है ना। बाकी और कोई रोल नहीं होता इनका, बाकी और कोई काम इनके अंदर नहीं होता। ये तो वृक्कों के अंदर जो मूत्र का निर्माण हुआ है उस मूत्र को वहाँ से कलेक्ट करेंगी, इकट्ठा करेंगी और इकट्ठा करके उसे इस नली के माध्यम से कहाँ पर छोड़ दिया जाएगा? मूत्राशय में। तो तीसरा अंग कौन सा आ जाएगा बेटा? मूत्राशय। बताओ मूत्राशय क्या है? मूत्राशय यह एक पेशीय थैलीनुमा रचना होती है, जहाँ पर दोनों मूत्र नली खुलती हैं और मूत्र को एकत्रित किया जाता है। मूत्राशय के अंदर क्या काम किया जाएगा? मूत्र को एकत्रित किया जाता है। आवश्यकतानुसार इसका आकार, किसका? मूत्राशय का। इसका आकार घट बढ़ सकता है, घट बढ़ जाता है। यानी कि अगर मूत्र इसमें आता जाएगा तो मूत्र इसमें इकट्ठा होता चला जाएगा, तो ये मूत्र जब इकट्ठा हो जाएगा तो ये बड़ा होता चला जाएगा, और जब इसके अंदर से मूत्र बाहर निकल जाएगा तो वे सिकुड़कर छोटा हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली इसका आकार बड़ा होता रहता है, ऑटोमेटिकली मूत्र जब बाहर निकल जाएगा तो इसका आकार कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मूत्र मार्ग, इसके बाद देखते हैं हम क्या? मूत्र मार्ग। तो मैं इसको ऊपर से मिटा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से एक चेक करो, आपसे कोई चीज़ बिना लिखे रह तो नहीं गई है, ठीक है। चलो चेक करो एक बार, और या फिर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे से कुछ छूट सकता है। इसके बाद जो अगली संरचना है उसको
उसका नाम क्या है? मूत्र मार्ग। चलो मैं लिख देता हूँ फटाफट से। मूत्र मार्ग में चौथा भाग। मूत्र मार्ग क्या काम करेगा? देखो, मूत्राशय में पर्याप्त मात्रा में मूत्र जमा होने पर, पर्याप्त मात्रा में जब मूत्र जमा हो जाएगा मूत्राशय के अंदर, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की जो ऐच्छिक पेशियां हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की जो ऐच्छिक पेशियां हैं, पेशियों द्वारा संदेश किसको प्राप्त होगा? मूत्राशय को। किसको प्राप्त हो जाएगा? मूत्राशय को प्राप्त होता है। जब मूत्राशय को संदेश प्राप्त हो जाएगा तो अब मूत्राशय से इस मूत्र को बाहर निकालना है। किसके द्वारा? मूत्र मार्ग के द्वारा। ठीक है, तो मूत्राशय अवरोधनी पेशियों में संकुचन होता है। मूत्राशय अवरोधनी, ये मूत्राशय अवरोधनी पेशी में क्या होगा? संकुचन होगा। ये मूत्राशय अवरोधनी पेशी जो होती है ना, आपके मूत्र को ऑटोमेटिकली बाहर नहीं निकलने देती है, जब चाहोगे तभी निकालेगी। संकुचन होता है जिससे इसमें शिथिलन पैदा हो जाता है और मूत्र मार्ग जो एक पेशीय बेलनाकार रचना शिश्न द्वारा बाहर खोल दिया जाता है। और मूत्र का उत्सर्जन हो जाता है। इस तरह से आपके शरीर से मूत्र का उत्सर्जन हो जाता है और ये मूत्र बाहर निकल गया। ठीक है ना? अब देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। इस मूत्रण की प्रक्रिया को संपन्न, मूत्रण का मतलब मूत्र को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको संपन्न करने वाली कुछ तंत्रिकाएं होती हैं। संपन्न करने वाली तंत्रिका को मूत्रण प्रतिवर्त कहते हैं।
ये होगी बेटा आपकी उत्सर्जन तंत्र की संरचना का नामांकित चित्रण। नामांकित चित्र बनाकर पूरे अंगों का इसमें आपको वर्णन कर दिया है। अब आप इसको ध्यानपूर्वक नोट करिए और इसकी जो प्रक्रिया है उसको हम अगले वीडियो में आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। और अब इसके बाद आगे हम वृक्क की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको नोट करिए और सभी तंत्रों के नोट्स बना आप तरीके सिस्टम से नोट्स बनाने और सिस्टम से उनके चित्र बनाने और अपने घर पर रहकर नोट्स बनाने के बाद एक बार इनका रिवीजन जरूर कर लिया करें। ठीक है ना, तो इस बात का विशेष ख्याल रखें। जब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।